वेलकम टू ग्रामीण एस। आज हम बात करेंगे सीधे आंसर राइटिंग पर। आंसर राइटिंग के मुख्य बात को समझ जाने के बाद अगला जब आप वीडियो आएगा तो सीधे किसी न किसी प्रश्न को लेकर के आंसर राइटिंग कैसे करना, उसका उत्तर लिखना कैसे, उस पर बात करेंगे। और संभव हो तो उस प्रश्न का उत्तर लिख के भी मैं graaminas.com वेबसाइट पर लिख के पोस्ट करूंगा। ऐसे मेरे इरादा है कि रोज के करंट अफेयर का जो प्रश्न आता है उस पर रोज एक दो प्रश्न उसमें लिखा जाए, क्योंकि मुझे उत्तर लिखने में मात्र 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा, बढ़िया उत्तर लिखने के लिए सजा के धजा के। तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ। तो मैं ये आप लोग के वीडियो पर क्या रिस्पॉन्स आता है उस अकॉर्डिंग मैं देखूंगा, तभी मैं ये लिखने वाला काम करूंगा। तो आज हम बात करेंगे कि आंसर राइटिंग पर। तो देखिए, आंसर राइटिंग यदि आप सामान्य अध्ययन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग के लिए आपको कम से कम 4 बातों का मुख्य 4 बातों का ध्यान आपको रखने के बाद मुख्य परीक्षा में आपको एक बेहतर उत्तर लिखने में आपको बहुत ही सहजता प्राप्त होगी। तो चलिए मैं पहले बिंदु पर बात करता हूं कि जब भी आप आंसर राइटिंग लिखते हैं तो पहला चीज जो आता है वो आता है भूमिका। अक्सर छात्रों की एक फोन करके पूछते हैं या लोग टीचर से पूछते हैं कि भूमिका दे या ना दे। तो आपको मैं बता दूं कि यदि आप 150 नंबर के प्रश्न सामान्य अध्ययन का लिख रहे हैं तो भूमिका जैसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। या यदि भूमिका आप इतना सक्षम, इतना एफिशिएंट है कि आप 20 शब्द में भूमिका लिख के निकल गए तो आप बहुत महान कलाकार कर सकते हैं। यदि आप नहीं लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सीधे लिख सकते हैं। मतलब आंसर राइटिंग सीधे आप लिख सकते, जो पूछा गया है टू दी पॉइंट आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि जेपीएससी में जैसे कि प्रश्न आता है, जिससे कि छठी जेपीएससी में आया है, 40 नंबर के प्रश्न में आपको भूमिका देना चाहिए। तो उसमें भूमिका लिखना और ना लिखना तो आपको ये समझ में आ गया कि भूमिका के बारे में क्या होनी चाहिए। भूमिका वास्तव में किसी भी विषय पर, जिस विषय पर आपसे पूछा गया प्रश्न, उस विषय का एक बहुत ही छोटा सा समरी, मतलब कि उसका एक छोटा सा अंश, जिसको बता करके आप ये बताना चाहेंगे कि हम पूरे विषय पर हम क्या लिखने वाले हैं। समझ ना? तो ये कम शब्दों के प्रश्नों में संभव नहीं है, क्योंकि उसी में बहुत सारा खा जाएगा वर्ड आपका, 40-50 शब्द। तो इसलिए भूमिका वहां नहीं। लेकिन 400, 500, 600 वर्ड का यदि होगा तो आप 20 शब्द, यदि 30 शब्द खा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां भूमिका लिखना चाहिए। जैसे निबंध में हर हालत में भूमिका आपको लिखना चाहिए। चलिए, अब दूसरे बात पर हम आते हैं। तो दूसरा जो बात है कि शब्द सीमा। लोग अक्सर हमको, कुछ लोग आंसर राइटिंग करके भेजते हैं व्हाट्सएप पे, मैं चेक भी करता हूं, देखता हूं, और लगभग हर विद्यार्थियों का एक समस्या और एक प्रश्न होता है कि शब्द सीमा में कैसे लिखे। हमसे शब्द सीमा में नहीं बना जा रहा। मान लीजिए 150 शब्द का प्रश्न पूछा हुआ, तो वो 150 से ज्यादा क्या होता है कि ज्यादा वर्ड चला जाता है, 300, 400 कंट्रोल नहीं होता है। तो देखिए, मेरा एक शब्द है, मेरे गुरुजी का एक शब्द मैंने जाना था, उसने बड़ा अच्छा कहा था कि सिंधु को बिंदु और बिंदु को सिंधु करने की कला ही आंसर राइटिंग है। मतलब कि आप किसी बड़े विषय को छोटे से चीजों में समेट के लिख देना और छोटे से चीज को बड़ा बना करके विस्तार से निबंध जैसे चीज लिख देना ही आंसर राइटिंग की कला है। और ये बहुत ही अंतिम दौर में आता है। ये सबके समय में, एक समय सब आंसर राइटिंग के क्रम में ये चीज आ सकता है, आ जाएगा। तो मैं शब्द सीमा की बात करता हूँ। सपोज कीजिए कि आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं या वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, आप आंसर अभी लिख रहे हैं और आपको अभी मुख्य परीक्षा, अभी 1 साल टाइम है, या कभी भी जब मुख्य परीक्षा देने के टाइम है, मतलब कि आप 150 शब्द को यदि आप 250 में भी अभी लिख रहे हैं, 300 में भी लिख दे रहे हैं, यदि आंसर सही लिख रहे हैं, तो आप यकीन मानिए लगातार लिखते चलिए, लिखते चलिए, लिखते चलिए। जब मेंस परीक्षा के समय आएगा या एग्जामिनेशन हॉल के टाइम तक आते आते आपको 150 शब्द का जो आंसर है 160 या 140 के बीच में आप लिखने में सक्षम हो जाएंगे। अभी उत्तर छोटा करने के लिए कि किसी प्रश्न को हमको इतने ही वर्ड में लिखना है, वो जिद करके सब सेवा बांध करके, तो आपकी गलत फहमी होगी। आपको अभी आंसर सही लिखिए, उसमें जो जो बातें पूछी गई है उसको अच्छे से लिख लेना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं कई चूंकि चेक करता हूं कई लोगों का, तो उसमें होता है कि जैसे यूपीएससी का प्रश्न लिखता है 150 शब्द में, लेकिन मैं चेक करता हूँ 350 शब्द। मैंने उसको बोला है कि यदि 350 भी हो जाए तो कोई दिक्कत, 200 शब्द ज्यादा लिख रहे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक समय आएगा जब खुद इतना इफिशियंट सक्षम हो जाएंगे कि वो 140 और 160 के बीच में, जो कि आदर्श परिस्थिति होगी कि यदि आपसे 150 पूछा गया है तो 140 और 60 के बीच में लिख लीजिए, 130 भी लिख लीजिए, तो ये आपका अच्छा उत्तर माना जाएगा। तो ये एक समय के बाद आएगा। जैसे कि उदाहरण, आज आपको मैं कहता हूं कि आपको रांची से जो चलना है, मेन सिटी से मोराबादी चलना है। एक मैदान है, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है, 2 किलोमीटर की दूरी है मान लीजिए।
तो उस 2 किलोमीटर की दूरी को यदि पहले दिन आपको बोलेंगे कि आपको वहाँ दौड़ना है, तो आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वहाँ से आप उस 2 किलोमीटर को तय करें, चाहे वो आधा घंटा में करें, 1 घंटा में करें या 20 मिनट में करें। आपको वहाँ तक जाना आपका लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम उस दौड़ को हम 10 मिनट में ही दौड़ेंगे, ये तो फिर आपसे होगा भी नहीं। आप गिर जाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे, चोट लग जाएगी, हिम्मत हार जाएंगे। एक चीज आप देखिएगा कि रोज रोज जब आप उस सिटी से जब आप मोराबादी मैदान की ओर दौड़ेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा, चाहे वो 1 महीना में आए, साल भर में आए, एक समय ऐसा आएगा कि आप सबसे मैक्सिमम या जितने भी आदर्श समय है उतना समय में आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि मैंने जैसे रनिंग का बताया आपको, कि वो आपको उदाहरण एक और देता हूँ। जब पुलिस की ट्रेनिंग होती है तो पुलिस की ट्रेनिंग लगभग 1 साल की होती है। क्यों होती है? और उसमें जो रनिंग, और 1 साल तक हम लोग रनिंग करते हैं, उसमें कोई एक ये लक्ष्य नहीं होता है कि इतना दौड़ लिया तो हो गया, आपको पास हो गया, बस आप खत्म हो गया। साल भर तक दौड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि रनिंग एक प्रक्रिया है, लगातार दौड़ते रहने से उसकी रनिंग सही हो सकती है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो उसी प्रकार से आपको मुख्य परीक्षा का राइटिंग जो है लगातार इसी प्रकार से आपको रेगुलर बेस पे करना है, तब आपको जाकर के शब्द सीमा को आप सही तरीके से बांध सकते हैं। यानी शब्द सीमा एक प्रक्रिया है जिसको लगातार लिखते जाने से, लगातार लिखते रहने से आपको इस समस्या का समाधान होगा, और इसे आपको शक्ति से, पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। आपको भी शब्द सीमा पे कम, आपको उत्तर सही लिखना चाहिए या उस उत्तर के लक्ष्य तक पहुंचना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। लिखते रहिए, एक समय होगा जब आप शब्द सीमा में लिखेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आंसर राइटिंग में जो अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि आंसर को हम लोग पैराग्राफ में लिखें या फिर पॉइंट्स में लिखें। तो इस भ्रम को दूर मैं आपको ये कर दूं, चाहे आप लॉन्ग टाइम आंसर लिख रहे हैं या शॉर्ट आंसर, मतलब कि जेपीएससी में 400 शब्दों का 400 अंक का आंसर लिख रहे हैं या यूपीएससी में 150 शब्दों का प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, दोनों ही उत्तर में हालांकि जो छोटा है जैसे कि 150 शब्द का, उसमें तो पॉइंट में लिखना चाहिए। लेकिन आपको इस भ्रम को दूर कर दूं कि पॉइंट का मतलब ये नहीं कि बिंदु बिंदु लिख लिख के पूरा सारा चीज फैक्ट दे दिए, उत्तर कंप्लीट हो गया, वो उत्तर अच्छा नहीं माना जाएगा। इसको मैं आंसर राइटिंग में कई ऐसा नमूना आपको मैं दूंगा graminage.com पर, निश्चित रूप से दूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा और अच्छा से। मतलब कहने का मतलब है कि जो बातें आपसे पूछा गया है उसको बोलने का आपको तरीका, जैसे कि आप जिस चीज को बोल रहे हैं वो पैराग्राफ में होगा, ठीक है। और जब पैराग्राफ के बाद जब आप कोई उसके लिए कारण या प्रभाव या कुछ उसके विशेषता बताना चाहते हैं तो उसमें पॉइंट लिख दिए, ठीक है। जैसे कि एक प्रश्न मान लीजिए कि जैसे कि एक सपोज कीजिए कि भारत में पंचायती राज एक लोकतंत्र के एक स्तंभ है, इसके पक्ष, इसके लाभ और हानि या पक्ष विपक्ष पर चर्चा कीजिए। अलग पक्ष हो गया ये। तो भारत में जो पंचायती राज लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, इसको ऐसे लिखिए कि पंचायती राज की स्थापना जो है 92 संविधान संशोधन 1992 वगैरह वगैरह में शुरू की गई। यह भारत में राजीव गांधी के महान प्रयासों से हुई। इस तरह से आप लगातार लिखते गए और ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक आधार स्तंभ है क्योंकि, और उसके बाद एक नंबर लिखिए, क्योंकि यह भारत के 70% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, गाँव का पंचायती राज। दूसरा में लिखिए कि ये इस पंचायती राज के कारण अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों का राजनीतिक सशक्तिकरण संभव हुआ है। तीसरा लिखिए कि इसमें महिलाओं की 33% आरक्षण देने के कारण इसने महिलाओं को भी सशक्तिकरण करने में अहम भूमिका निभाया है। डेस 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 जितना पॉइंट आपको लिखना है आप लिख देंगे। फिर जब लिखेंगे तो वो पैराग्राफ जैसा हो जाएगा। हालांकि पंचायती राज के कई लाभ या इसके पक्ष विपक्ष जो लिखना है इस तरह का पैराग्राफ में लिखना है, और जब लिखना है कि इसके निम्नलिखित पक्ष है तब पॉइंट में लिखना है, और ऐसा हर उत्तर को लिखना चाहिए। जैसे कि मैं ग्रामीण न्याय में ये द नागरिक में जैसे लिखता हूँ, वो तो खैर निबंधात्मक है, वो आंसर राइटिंग जैसा नहीं है, वो एक प्रकार निबंध का लेख है। आपको जो मैं बता रहा हूँ इसका उत्तर लिखने के मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यदि पॉइंट में नहीं लिखेंगे, सब पैराग्राफ में लिखेंगे तो एक तो आज के समय में अस्पष्टता नहीं है, आज के समय में हर किसी को चाहिए कि आप जो लिखें टू दी पॉइंट लिखिए, सीधी बात कीजिए, तो आपको उत्तर बेहतर माना जाएगा। जब 150 शब्द है तो आप भूमिका या पैराग्राफ में लिखेंगे तो कोई चीज को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तो उत्तर पैराग्राफ प्लस पॉइंट्स दोनों का मिक्सअप होना चाहिए, तब वो आपका बेहतर आंसर माना जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा कि निष्कर्ष का, कि निष्कर्ष दे या ना दे। तो देखिए किसी भी उत्तर को जब आप लिख रहे होते हैं उसके बारे में जब अंत होता है तो निश्चित रूप से चाहे 150 का हो या 400 का हो या निबंध हो, निष्कर्ष तो देना चाहिए। और निष्कर्ष जो है वो एक सुझाव के रूप में हो सकता है या एक भविष्यवाणी हो सकता है, या जो आपने प्रश्न लिखा है उसके अंदर जो भरती हुई बात है उसको आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। मतलब प्रश्न के
प्रकृति के अनुसार ही निष्कर्ष तय होगा। कि जैसे पंचायती राज पर होगा तो इसमें स्वाभाविक सी बात है, जब इसमें हम जो निष्कर्ष देंगे तो एक भविष्य के रूप में देंगे, सुझाव के रूप में देंगे कि ऐसा होना चाहिए, इसका क्रियान्वयन बेहतर होना चाहिए, इस संदर्भ में हम दे सकते हैं। कोरोना महामारी पर यदि हम निष्कर्ष देंगे तो हम बोलेंगे कि भाई भविष्य में हम लोग को किट्स वगैरह, मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह जितने भी सामग्री है उस पर हमें खुद का निर्माण करने की जरूरत है। मतलब भविष्योन्मुखी भविष्य को देखते हुए निष्कर्ष होगा। लेकिन एक यदि इतिहास का प्रश्न है कि अर्जुन मुंडा के सब माफ कीजिएगा, भगवान बिरसा मुंडा के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान का उल्लेख कीजिए, तो उसमें तो आप फिर भविष्य में क्या दीजिएगा? उसमें यही लिखना है कि इस प्रकार पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में भगवान बिरसा मुंडा का योगदान न केवल आदिवासियों के ही रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इनका योगदान पूरे राष्ट्र स्तर पर, पूरे देशवासियों के स्तर पर, पूरे भारतवर्ष में सभी वर्गों के दृष्टिकोण से इसके योगदान को देखा जाना चाहिए। तो मतलब इतिहास के अंदर ही देना है, इसमें आप क्या भविष्य दे सकते हैं? तो मैं इसको बताऊंगा आगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से, निष्कर्ष में बताऊंगा कि कैसे देना है, सुझाव के रूप में निष्कर्ष, एक भविष्योन्मुखी निष्कर्ष कैसे देना है, और जो प्रश्न के अंदर ही जो बातें उभरती हुई आ रही है, जैसे कि इतिहास विषय में ज़्यादा होगा या अन्य किसी ऐसे विषय पर, तो उसमें उस सब्जेक्ट विषय के ही जो सार को है आपको निष्कर्ष के रूप में लिखना है। तो निष्कर्ष का जो ये 3 भाग है कि एक प्रश्न के अंदर का सार, एक जो सुझाव के रूप में, और एक भविष्योन्मुखी जो निष्कर्ष देना है, इसको बाद में बताऊंगा। यानी कहने का मतलब है कि निष्कर्ष जरूर देना चाहिए, 10 शब्द में हो या 20 शब्द में हो। तो इस तरह से एक बेहतर उत्तर लेखन आपके द्वारा हो सकती है। मैं अब अगला विषय में, अगला टॉपिक, अगला वीडियो में जब आऊँगा तो हर टॉपिक पर वीडियो बनाते हुए मैं ये तो जरूर बनाऊँगा, हर टॉपिक पर वीडियो भी बनाऊँगा, और साथ ही साथ आपको आंसर राइटिंग करके भी दिखाऊंगा, और हर क्वेश्चन का, चाहे यूपीएससी हो, जेपीएससी वगैरह का, उसका मैं बेहतर उत्तर बना करके और उस पर डिस्कस करके सारे भ्रम को दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।